दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे गद्दार कहने पर जमकर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। बोले यदि ऐसा था तो मुझे और मेरे पिता को कांग्रेस में शामिल क्यों किया। उधर मणिपुर वीडियो मामले में 6 लोग गिरफ्तार, सेना की बड़ी तैनाती, पीएम मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयार की बड़ी रणनीति। तो उधर क्या जासूस की मदद से सीमा हैदर ने पार किया बॉर्डर, नेपाली अधिकारी का बड़ा दावा। बोले होनी चाहिए इसकी जांच। तो वहीं दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती, ममता बनर्जी ने दिखा दिए तेवर तो कांग्रेस ने भी दिया हमला। उधर गुजरात महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों में आंधी पानी और बिजली गिरने का अलर्ट किया गया जारी। तो वहीं बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को लेकर जाप ने कर दिया रेल चक्का जामा, कई ट्रेनें हो गई प्रभावित। तो वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर अधिकारी को 1,30,000 रुपए तक के मिलेंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप, निजी कामों के लिए भी कर सकेंगे इस्तेमाल। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की ओर से की गई आलोचना पर पलटवार किया है। गद्दार कहे जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यदि ऐसा था तो मुझे और मेरे पिता माधवराव सिंधिया को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है उन्हें जो बोलना है उन्हें बोलने दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके विचार और विचारधारा मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। और बड़ी खबर, मणिपुर वीडियो मामले में 6 लोग गिरफ्तार, सेना की बड़ी तैनाती, पीएम मोदी को घेरने के लिए विपक्ष ने तैयार की बड़ी रणनीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना को लेकर देश में बड़े पैमाने पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। हर ओर इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है। इस दरिंदगी में शामिल अपराधियों के लिए फांसी की मांग भी उठ रही है। इस मामले को लेकर विपक्षी दल भी केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। शनिवार शाम को इस घटना में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब तक 5 मुख्य आरोपियों और एक किशोर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश के कई राज्यों में इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर पुलिस और केंद्रीय बलों ने किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके अलावा हवाई निगरानी भी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा कर्मी कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर इस घटना के बाकी बचे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इस घटना को लेकर संसद में भी हंगामा हो रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान के लिए दबाव बनाने के लिए सोमवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सुबह 10 बजे बैठक के बाद नेता दोनों सदनों में प्रवेश करने से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बड़ी खबर, क्या जासूस की मदद से सीमा हैदर ने पार किया बॉर्डर, नेपाली अधिकारी ने किया बड़ा दावा। बोले होनी चाहिए इसकी जांच। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत नेपाल मैत्री बस सेवा सिर्फ भारत और नेपाल के नागरिकों को मिलने वाली वो सुविधा है जिसमें किसी तीसरे देश का कोई भी नागरिक इसका फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन सीमा हैदर ने इस सेवा का फायदा तो उठाया ही, साथ ही कई जगह पर झूठ बोलकर वो भारत में दाखिल हो गई। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के पोखरा में स्थित दफ्तर के निदेशक टीकाराम अधिकारी ने कहा कि सीमा हैदर मामले की जांच होनी चाहिए। नेपाली बस सर्विस के अधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर बेहद चालाक है। उसे पता था कि वो पाकिस्तानी है और आसानी से भारत में दाखिल नहीं हो सकती है, इसीलिए उसने एक बड़ा प्लान बनाया। इससे एक प्लान में कोई दूसरा भी शामिल था जिसे नेपाल से भारत आने के सभी रूट की पूरी जानकारी थी। उसने सीमा को भी इस रूट के बारे में अच्छे तरीके से समझाया। पोखरा में भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के सरकारी केंद्र के निदेशक टीकाराम अधिकारी ने खुलासा किया कि सीमा हैदर को जासूसी मदद दी गई। उन्होंने कहा कि कोई था जिसने इस पूरे रूट में उसकी मदद की है ताकि वो भारत में दाखिल हो सके। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और बड़ी खबर, दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती, ममता बनर्जी ने बदल लिया अपने तेवर, लेकिन कांग्रेस ने कर दिया जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रति अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने सीपीएम पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के खिलाफ सदी हुई चुप्पी साध ली है। भाजपा के खिलाफ तैयार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल होने और कांग्रेस आलाकमान के साथ उनके नए संबंधों के कारण उन्होंने ये बड़ा बदलाव किया है। लेकिन ममता बनर्जी के विपरीत पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने ममता बनर्जी
पर जबरदस्त हमला बोला है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। बीडीओ और राज्य प्रशासन तृणमूल कांग्रेस के निर्देश पर काम करते हैं। बेंगलुरु में आयोजित दूसरी बैठक में कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नजदीकियां देखने को मिली थी। दोनों दलों ने मिलकर इस नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। इसके ठीक 10 दिनों के बाद ही पश्चिम बंगाल में अब कटु संबंध फिर से सबके सामने आ गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी 2011 में कांग्रेस की मदद से सत्ता में आई थी, तब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था। बंगाल की जनता का अब ममता बनर्जी से मोह भंग हो गया है, इसीलिए उन्हें लगा कि अब उन्हें कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को अब कांग्रेस पार्टी की सख्त जरूरत है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मजबूरी में आकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। और बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने किराए पर ली 25 एकड़ जमीन, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का करेंगे आयोजन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में 12 किसानों से उनकी 25 एकड़ जमीन किराए पर ली है। 2 महीने के लिए ली गई जमीन का बाकायदा 18,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किराया भी एडवांस दिया जा चुका है। इस 25 एकड़ जमीन पर पीसीसी चीफ कमलनाथ व उनके सांसद पुत्र नकुल नाथ बागेश्वर धाम के महंता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराने जा रहे हैं। बता दें कि छिंदवाड़ा के सिमरिया मंदिर के पीछे 5 से 7 अगस्त तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा से पहले 4 अगस्त को कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कथा का आयोजन क्षेत्र के 12 किसानों की जमीन पर होने जा रहा है। खास बात यह है कि इन किसानों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन का भी आश्वासन दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर घटना के बाद डर की वजह से मिजोरम छोड़ रहा मैतेई समुदाय, सरकार ने की विमान भेजने की पेशकश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना का असर पड़ोसी राज्य मिजोरम पर भी पड़ा है। बता दें कि डर की वजह से मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय ने पलायन शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए मणिपुर की सरकार ने भी लोगों को विमान से लाने की पेशकश की है। बता दें कि मिजोरम में रहने वाले मिजो लोगों के मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति के लोगों के साथ गहरे जातीय संबंध हैं। मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ में ज्यादती की गई वो कुकी और जोमी जनजाति की ही थी। ऐसे में पूर्व उग्रवादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के सहयोगी संगठन पीस अकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय के लोग अपनी सुरक्षा के लिए राज्य को छोड़ दें। बयान में कहा गया है कि मणिपुर की घटना से मिजो लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में मिजोरम अब मैतेई लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। आपको बता दें कि अब डर की वजह से मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय ने पलायन शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए मणिपुर की सरकार ने भी लोगों को विमान से लाने की पेशकश की है। अगली बड़ी खबर, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों में आंधी पानी और बिजली गिरने का अलर्ट किया गया जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली NCR में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। IMD ने आज गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद जताई है। भारी बारिश को देखते हुए आज गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने आज उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के घाट इलाकों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद जताई है। और बड़ी खबर, गुजरात में भारी बारिश का तांडव, जूनागढ़ और अन्य इलाकों में अचानक आ गई बाढ़, 4 लोगों की हो गई मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में अतिवर्षा का दौर जारी है। गुजरात के दक्षिण और सौराष्ट्र क्षेत्रों के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जिसके चलते शहरी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बारिश की वजह से बांधों और नदियों में जल स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ने से गाँव अलग थलग पड़ गए। राज्य के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और निवासियों को आवागमन में दिक्कतें हुई। नवसारी और जूनागढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जहां पर आवासीय इलाकों और बाजारों में बाढ़ आ गई। अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने, बांधों या आसपास के इलाकों में न जाने और किसी भी आपात स्थिति के बारे में रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। और बड़ी खबर, बिहार में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने किया रेल चक्का जाम, कई ट्रेनें हो गई प्रभावित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के द्वारा बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन और डोमिसाइल नीति
लागू करने की मांग को लेकर रविवार को दरभंगा जंक्शन पर रेल का चक्का जाम कर दिया। इस दौरान आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति को हटाना बिहार के युवाओं के साथ विश्वासघात है। इससे बिहार के युवाओं के लिए अवसर की कमी हो गई है। ये बिहारी युवाओं का अपमान है। सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं का पलायन हो रहा है। ये बिहार सरकार का एक आत्मघाती कदम है। वहीं पूरे बिहार में जाप कार्यकर्ताओं ने ट्रेन जाम कर दिया, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हो गईं। आपको बता दें कि जाप कार्यकर्ताओं और जाप पार्टी ने ऐलान कर दिया है और धमकी दी है कि यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन और उग्र होगा। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हर अधिकारी को 1,30,000 रुपए तक के मिलेंगे फोन और लैपटॉप, निजी कामों के लिए भी कर सकेंगे इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने कामकाज के लिए अधिकारियों को करीब 1.5 लाख रुपए तक की कीमत के मोबाइल फोन, लैपटॉप या अन्य उपकरण देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अधिकारी 4 साल तक इनका पर्सनल यूज भी कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसे लेकर ज्ञापन के जरिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्ञापन के मुताबिक जिन अधिकारियों के लिए यह सुविधा है वे आधिकारिक कामकाज के लिए 1,30,000 रुपए तक की कीमत का मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नेटबुक या फिर अन्य उपकरण ले सकते हैं। आपको बता दें कि दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के उप सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्राप्त करने के पात्र होंगे। अगली बड़ी खबर है, इस बार आजादी के जश्न में शामिल होंगे कुछ खास मेहमान। चीन सीमा के 662 गांव के सरपंचों को मिला न्योता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस बार आजादी का जश्न भारत के सीमावर्ती गांवों के लिए बेहद खास होगा और लाल किले पर कुछ खास मेहमान भी मौजूद होंगे। ये विशेष अतिथि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन सीमा पर लगभग 662 गांव के सरपंच होंगे। आपको बता दें कि सभी मेहमानों की हवाई यात्रा का इंतजाम किया जाएगा, जिसके लिए विशेष उड़ान की व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत आने वाले सीमावर्ती गांव के सभी सरपंचों को भी जानकारी मुहैया करा दी गई है। कई सरपंचों के पास न्योता भी भेजा जा चुका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।